कल सुबह 5:30 बजे मेरी ट्रेन है। अपने पुश्तैनी गांव बगलामुड़ा जा रहा हूं, हमारी पुश्तैनी हवेली ग्रेवयार्ड कोठी का एक काम खत्म करने। लेकिन जब से मैंने वहां जाने का फैसला लिया है तब से सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है और मेरी उलझन बस इतनी है कि ये सिर्फ मेरा वहम है या वाकई मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। पिछली 3 रातों में मुझे 1 सेकंड के लिए भी नींद नहीं आई। इस वजह से मेरे शरीर में थकान है, लेकिन इस थकान के बावजूद भी मेरी पलकें हैं कि भारी होने का नाम नहीं ले रही। मैं एक बार और सोने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक खिड़की से अजीब सी आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बार बार खिड़की थपथपा रहा है, लेकिन रात के 1 बजे कोई किसी की खिड़की क्यों ही थपथपाएगा। मैं बिस्तर से उठा और झटके से खिड़की खोली। पहले तो एक अजीब सी सर्द हवा ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। नजर पड़ती है कि एक अजीब सा कौवा जैसे ओस की बूंदों से भीग गया हो खिड़की पर बैठा था। पहली बार ऐसा कौवा देखा था जो खिड़की खुलने पर भी उड़ा नहीं, बल्कि मेरी आंखों में आंखें डाल के देख रहा था। उसकी आंखें मेरी तरफ स्थिर थी, लेकिन वो अपना सर कभी दाएं झुकाता कभी बाएं झुकाता। 2 सेकंड से ज्यादा तो मैं उससे नजरें नहीं मिला पाया। एक अजीब सी सिहरन मेरे शरीर में दौड़ गई। मैंने पास ही रख के जग से थोड़ा पानी निकाला और उसकी तरफ फेंका, तब जाकर वो उड़ा। उसके उड़ते ही मैं खिड़की लगाने ही वाला था कि मेरी नजर सामने नीम के पेड़ पर पड़ी। उसके तने के चारों तरफ किसी ने 7 घेरे बनाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने पतली लकड़ी से उस नीम के पेड़ के चारों तरफ गोले बना दिए थे, जैसे कोई टोटका किया हो। नीम की पत्तियों की सरसराहट ने मेरा ध्यान खींचा तो मुझे देखकर बहुत अजीब लगा कि आसपास के बाकी पेड़ एकदम शांत और स्थिर थे, तो फिर सिर्फ ये नीम के पेड़ की टहनियां ही क्यों हवा से हिल रही थी। मुझे लगा कि शायद मेरे वहम की वजह से मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। मैंने अपना दिमाग झटका और खिड़की वापस बंद कर दी। मेरा गला सूख रहा था। मैंने जग से थोड़ा पानी ग्लास में निकाल कर पिया और फिर जग पर ही ग्लास उल्टा रखा और जाकर बिस्तर पर बैठ गया। पता नहीं क्यों मैं अंदर से बहुत मायूस, बहुत खाली सा महसूस कर रहा था। रात काफी हो चुकी थी, बिल्कुल सन्नाटा था। दूर कहीं बस कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। मन इतना उलझा था कि मैं बिस्तर पे बैठा ही रहा काफी देर। कभी अपने पिता का चेहरा याद करने की कोशिश करता, क्योंकि मैं बस 6 साल का था जब वो गुजरे। उनके मौत के वक्त का माहौल मुझे ठीक से याद नहीं। बस वो खिड़की के पास एक मेज पर अपनी किताब लिखते थे। वो दृश्य ही याद आता है जब उनके बारे में सोचता हूँ। मैं पापा के ख्यालों में ही था कि मुझे अचानक लगा कि कोई है जो इसी अंधेरे कमरे में है और मुझे देख रहा है। मैंने अचानक देखा तो आईने पर पड़ रही रोशनी में मैं ही दिख रहा था। मैं अपनी परछाई से जब डरा तो मैंने अब सो जाना ही बेहतर समझा। मैं वापस लेट गया। गहरा सन्नाटा था, इतना गहरा कि दीवार पर लटकी घड़ी के कांटों की आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। थोड़ी ही देर में कांटों की आवाज के साथ एक आवाज और आने लगी, जैसे कोई बर्तन भूकंप आने पर थरथराता है। मैंने जग की तरफ देखा तो वो थरथराए जा रहा था। थरथराहट बढ़ गई और अचानक उस पर रखा ग्लास नीचे गिरा। ये बहुत अजीब था। मैं यकायक बिस्तर से उठा और उस ग्लास को उठाकर मेज पर रख दिया। अब उसकी थरथराहट बंद हो गई। अब ये जो हुआ था ये मेरे वहम से भी आगे था, क्योंकि उसके थरथराने का कारण मेरी समझ के बाहर था। इस वाकये ने मुझे बेहद दहला दिया। मैं बहुत देर तक बस उस जग को देखता रहा। मुझे डर ये था कि अगर मैं लेटूंगा तो ये फिर थरथरा उठेगा। मुझे अचानक बहुत गर्मी लगने लगी, जबकि रात काफी सर्द थी। मैं उठकर स्विच बोर्ड की तरफ गया, लेकिन मेरी नजरें लगातार जग पर ही टिकी हुई थी। पंखे को एक नंबर पर चला के मैं बिस्तर पर वापस लेट गया और इस बार जग की तरफ ही करवट ली, ताकि मेरी नजर उस पर से ना हटे। इधर मेरा पूरा ध्यान जग पर ही था कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि फिर से एक आवाज आ रही है, लेकिन ये आवाज अलग है। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे कमरे की छत पर खड़ा हुआ है और जोर जोर से अपने पैर पटक रहा है, जिसकी धमक मुझे नीचे तक सुनाई दे रही है। लेकिन इस धमक की आवाज की गति धीरे धीरे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई पहले धीरे धीरे पैर पटक रहा था और अब धीरे धीरे वो अपने पैरों की गति बढ़ा रहा है। फिर अचानक से आवाज इतनी तेज हो गई जैसे कोई छत पर मेरे कमरे के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ लगातार दौड़े जा रहा हो। बिस्तर पर लेटे लेटे मुझे समझ आ रहा था कि कोई ऊपर मेरे कमरे में चारों तरफ दौड़े जा रहा है।
मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया, लेकिन वो आवाज बंद नहीं हुई। मैंने हिम्मत जुटाकर फैसला कर ही लिया कि मैं छत पर जाकर खुद देखूंगा कि कौन है। मैंने जैसे ही बिस्तर से उठकर जमीन पर पैर रखा, वो आवाज अचानक बंद हो गई। मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मैं जबरदस्ती सोना चाहता हूं, इसीलिए मुझे ये सब वहम हो रहे हैं। लेकिन इस उथल पुथल ने मुझे इतना परेशान कर दिया कि मैं पसीने से भीग चुका था। मैंने पंखे को अब 1 नंबर से बढ़ाकर सीधा 5 नंबर पर कर दिया और अपनी टी शर्ट भी उतार दी। मेरा गला सूख रहा था, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब मैं उस जग को उसकी जगह से जरा सा भी हिलाऊं, और कमरे से बाहर जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। मैंने कुछ देर खड़े होकर पंखे की हवा ली। थोड़ा नॉर्मल महसूस हुआ। उसके बाद मैं एक बार फिर बिस्तर पर जाकर लेट गया, लेकिन जैसे ही मैंने आंख बंद की, वो चारों तरफ दौड़ने की आवाज यकायक बहुत तेजी से आना शुरू हो गई। मैंने तुरंत अपनी आंखें खोली और मैं उठकर दीवार से पीठ टिकाकर बिस्तर पर ही बैठ गया। मुझे पंखा फुल स्पीड पे चलाने के बाद भी बहुत पसीना आ रहा था। थोड़ी देर बिस्तर पर बैठने के बाद मैंने सोचा कि मैं खिड़की खोल लेता हूं, बाहर से हवा आएगी तो बेहतर महसूस करूंगा। लेकिन फिर वही हुआ। खिड़की खोलते ही एक बार फिर मेरी नजर सामने उस नीम के पेड़ पर चली गई। पेड़ के तने के चारों तरफ जो 7 घेर बने हुए थे, वो कटे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें एक सीध में काटा हो, जैसे किसी ने कोई सुरक्षा घेरा तोड़ा हो। और उस नीम के पेड़ की टहनियां ऐसे हिल रही थी जैसे कोई एक डाल से दूसरी डाल पे कूद रहा हो। इतनी सर्द रात में भी ओस की बूंदें पत्तियों पर ठहर नहीं रही थी, पिघलकर पानी बन नीचे जमीन को भिगा रही थी। कुछ ठीक नहीं लग रहा था मुझे ये देखकर। मैंने खिड़की वापस बंद कर दी और कानों में रुई के टुकड़े डाले, ताकि मुझे वहम की वजह से बेवजह आवाजें सुनाई ना दें। मैं एक बार फिर बिस्तर पर आकर लेट गया। कुछ ही सेकंड्स में मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे सीने पर बैठा हुआ है। मुझे छाती पर एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। कोई मेरा गला दबा रहा था। मुझे सांस ही नहीं आ रही थी। मैंने आंखें खोली तो कोई नहीं था, लेकिन अभी भी मेरी छाती पर बहुत भारीपन था। मैं बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा था। मैं बहुत जोर से चीखा। तब तक सुबह हो चुकी थी और माँ भागी भागी मेरे कमरे में आ गई। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, बुरा सपना देखा था। मैं माँ को बताना नहीं चाहता था कि मुझे 3 दिनों से क्या महसूस हो रहा था, इसीलिए मैंने टाल दिया। कुछ देर में मैं तैयार होकर घर से निकल गया। घर से बाहर निकलते ही मैंने ऑटो पकड़ा। ऑटो ड्राइवर रियर व्यू मिरर से मुझे घूरे ही जा रहा था और धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहा था, जो मुझे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। ये देखकर मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। क्या हुआ भैया, ऐसे क्यों देख रहे हो? वो तेरा इंतजार कर रही है। क्या मतलब? कौन इंतजार कर रही है? मेरे सवाल करते ही ऑटो वाला जोर से ब्रेक मारता है और मेरी तरफ पलटकर कहता है, साहब ईयरफोन लगाया हुआ हूँ, फोन पर बात कर रहा हूँ, आपसे कुछ नहीं बोला मैंने। ओ ओके, चलो जल्दी, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। थोड़ी ही देर में मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया और ट्रेन आते ही अपने टिकट में लिखे सीट नंबर पर पहुंच गया। आजू बाजू की सीट वाले मुझे अजीब तरह से देख रहे थे। कुछ ही देर में ट्रेन स्टेशन छोड़ देती है और आगे के लिए रवाना होती है। मेरे सामने एक काफी बुड्ढे बाबा बैठे थे, जो युग को ही देखे जा रहे थे। मैंने चुप्पी तोड़ते हुए बाबा से पूछ ही लिया, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं? बगला मुड़ा जा रहे हैं बेटा। अरे मैं भी वहीं जा रहा हूँ। जानता हूँ। कैसे? तुम्हारे बैग में जो किताब फंसी हुई है वो यक्षिणी की है ना, और यक्षिणी और बगला मुड़ा का रिश्ता तो काफी गहरा है। मुझको लगा कि बाबा काफी पुराने हैं, इनको जरूर यक्षिणी की सच्चाई पता होगी, इसीलिए मैंने उनसे पूछ ही लिया। बाबा क्या आज भी यक्षिणी मर्दों का शिकार करके उनका खून पीकर उन्हें मार देती है? नहीं बेटुआ, यक्षिणी अब शांत हो गई है। आज से 13 साल पहले उस ग्रेवयार्ड कोठी में एक लेखक बाबू रहते थे, जिनको उस यक्षिणी ने अपना आखिरी शिकार बनाया था। आप जिन लेखक बाबू की बात कर रहे हैं वो मेरे पिता थे। क्या तुम उन्हीं के बेटे हो? हाँ बाबा, लेकिन बाबा वो उसके बाद शांत क्यों हो गई? कुछ गांव वालों का कहना था कि लेखक बाबू का खून पी के यक्षिणी की प्यास बुझ गई, इसलिए वो शांत हो गई। खून पी के प्यास बुझ गई थी तो उसने मेरे पिता को क्यों मारा? ये राज उनकी मौत के साथ ही ग्रेवयार्ड कोठी में दफन हो गया। पर मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, ग्रेवयार्ड कोठी से दूर रहो। यक्षिणी शांत हो चुकी है, उसको वापस मत जगाओ। बाबा
वैसे आप इतना कुछ कैसे जानते हैं ग्रेवयार्ड कोठी के बारे में? मैंने इतना पूछा ही था कि तभी ऊपर वाली बर्थ से कुछ नीचे गिरता है। मैंने झुककर नीचे देखा। कुछ ना मिलने पर जब मैंने वापस बाबा की तरफ देखा, मेरा रिश्ता तुझसे है, ग्रेवयार्ड कोठी से नहीं। 13 साल से इंतजार था। यक्षिणी का युग के साथ क्या रिश्ता था? वो 13 साल से युग का क्यों इंतजार कर रही थी? क्यों यक्षिणी मर्दों का शिकार कर उन्हें मार देती है? ये कहानी पूरी जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।